आज हमारा भौतिक भूगोल पर पहला लेसन होगा नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। हमारा भौतिक भूगोल की प्रकृति एवं क्षेत्र। अब हम देखते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन इसकी देते हैं कि भौतिक भूगोल किसे कहते हैं। सबसे पहले हम स्पष्ट करते हैं कि भौतिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले भौतिक पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले कहेंगे भौतिक भूगोल के तत्व क्या होते हैं। तत्व में है धरातल, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, मिनरल्स। ये सारे जो भी तत्व जो प्रकृति ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान किए हैं, उन्हें हम सभी भौतिक तत्वों को ही हम उसमें शामिल करते हैं। तो सारी चीजें हमें, धरातल है वो प्रकृति ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, जलवायु है, मिट्टी है, सारी चीजें हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, इसलिए यही तत्व जो है भौतिक भूगोल में शामिल किए जाते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि हमारा भौतिक भूगोल के डेफिनेशन भी हम दे सकते हैं सिंपल तरीके से। द स्टडी ऑफ फिजिकल एनवायरमेंट बाय इटसेल्फ इज फिजिकल ज्योग्राफी विच इंक्लूड्स सरफेस ऑफ द अर्थ, हाइड्रोस्फीयर एंड क्लाइमेटोलॉजी। आर्थर होम्स ने इन्होंने बहुत स्पष्ट रूप में बताया है कि भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है, जिसमें स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों चीजें इसमें शामिल की जाती हैं। इसी प्रकार से के लोबेक ने भी इसकी एक अच्छी डेफिनेशन दी है। द स्टडी ऑफ फिजिकल एनवायरमेंट अलोन कंस्टिट्यूट्स फिजियोग्राफी, यानी कि भौतिक वातावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल कहलाता है। भौतिक वातावरण हमने डिस्कशन कर लिया था इसके बारे में कि भौतिक भूगोल के अंदर जो सारी प्राकृतिक चीजें होती हैं उनका अध्ययन ही किया जाता है। प्राकृतिक चीजों में हमने जो है कल बिल्कुल कर लिया था, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, इनका सभी का अध्ययन हम भौतिक भूगोल में कहते हैं। आज हम करेंगे, इससे साथ साथ हमें देखेंगे इसकी नेचर क्या है। फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल की प्रकृति क्या है। प्रकृति का मतलब है कि मनुष्य का कोई भी क्रियाकलाप भौतिक पर्यावरण के प्रभाव से अछूता नहीं रह सकता। कोई भी चीज जो प्रकृति के तत्व हैं वो मानव को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकते। एक एग्जांपल मैं आपका देता हूं समझाने के लिए इजीली। वैसे तो बहुत एग्जांपल हैं, लेकिन हम उदाहरण के रूप में देते हैं किस तरह से धरातल, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, मिनरल्स हमारे जनसंख्या घनत्व या वितरण को प्रभावित करते हैं। अब देखिए प्रभावित करते हैं, वर्ल्ड में हम देखेंगे कि किस तरह से जलवायु प्रभावित करती है। जहां जलवायु बहुत ठंडी होती है वहां जनसंख्या बहुत कम मिलेगी, और जहां बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, जहां मरुस्थल हैं विश्व के, उनमें भी जनसंख्या बहुत कम मिलेगी। कारण क्या है? क्योंकि जलवायु मानव को प्रभावित करती है। आदि ठंड भी अच्छी नहीं रहती मानव रहने के लिए, और अधिक गर्मी भी उत्तम नहीं रहती, इसलिए वहां पर तो मजबूरी में लोग जो पड़े हुए पुराने समय से वो वहीं रह रहे हैं, अन्यथा अच्छे स्थान पर ज्यादा रहना पड़ते हैं। जहां पर समतल भाग है वहां पर अधिक जनसंख्या रहना चाहती है, और जहां पर समशीतोष्ण जलवायु अच्छी, न अधिक गर्म है न अधिक ठंडी है, उस क्षेत्र में भी जनसंख्या क्लाइमेट के कारण से ज्यादा रहना चाहती है। उबड़ खाबड़ क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, उनमें भी जनसंख्या बहुत ही कम रहती है। इसलिए फिजिकल भौतिक तत्व हैं, प्राकृतिक तत्व हैं, वो मानव को प्रभावित किए बिना नहीं रहे। अब यहां जनसंख्या का एक एग्जांपल लेंगे, बहुत अच्छा। वर्ल्ड के अंदर आप देखिए सहारा मरुस्थल के अंदर है, ये आप देखेंगे सहारा मरुस्थल पूरा, यहां बहुत जनसंख्या कम रहती है। इसी प्रकार से हमारा ठंडे भी हमारे मरुस्थल है और गर्म भी मरुस्थल है। तो गर्म में हमारा सहारा मरुस्थल है, हमारा इंडिया का थार मरुस्थल है, हमारा ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी मरुस्थल है जो बहुत गर्म है। इसी प्रकार से हमारे सोनोरेन मरुस्थल है, ये हमारा दक्षिणी अमेरिका का मरुस्थल है, इनमें बहुत गर्मी पड़ती, इसलिए जलवायु जनसंख्या हमारी 1 से भी कम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहती है। आप देखेंगे इसके अंदर, इस नक्शे के अंदर बहुत अच्छी तरह देगा। दूसरा, बहुत ठंडे क्षेत्र हमारे जो टुंड्रा प्रदेश है और साइबेरिया के उत्तरी भाग है, इनमें भी देखिए आप, यहां देखेंगे ग्रीनलैंड है, बहुत हमारा जो ठंडा क्षेत्र है, यहां बर्फ जमी रहती है। इसी प्रकार से हमारा टुंड्रा प्रदेश है, उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पार्ट जहां बर्फ जमी
रहती है। इसी प्रकार से यूरेशिया का उत्तरी भाग जहां बर्फ जमी रहती है। इन क्षेत्रों में आप नक्शे के अंदर देखेंगे, यहां जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है, यानी कि यहां भी एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अनुसार रहती है। कारण क्या है? बहुत उष्णता और बहुत ही गर्मी और बहुत ही ठंड, तो इसलिए यहां पर जनसंख्या है। इसी प्रकार से आपने ये देखा। इसके अलावा हम देखेंगे, अब मैं सीधा आ जाता हूं, मीडियम कहां रहती है? न ज्यादा गर्मी है, ज्यादा सर्दी नहीं है। इसी प्रकार से आप देखेंगे, ये हमारा यूरोपियन क्षेत्र है, इनमें जनसंख्या 11 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहती है, यानी मीडियम रहती है। हमारे भारत में भी ऐसा स्थिति है, और इसी प्रकार से हमारा चाइना का क्षेत्र है, कुछ इंडोनेशिया का क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, यहां पर भी ऐसी स्थिति पाई जाती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि यहां 200 से अधिक जनसंख्या उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां जलवायु के साथ साथ मानव के लिए टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी की भी डेवलपमेंट है। इसके साथ साथ वो भूमि का अच्छी तरह से उपयोग करना जानते हैं, अच्छा पानी की सुविधाएं उपलब्ध करना जानते हैं, हर प्रकार से सारा। आप देखेंगे ग्रेट ब्रिटेन है, इसी प्रकार से हमारा देखेंगे ये नील नदी की घाटी है, इसी प्रकार से इंडिया का अमेरिका का जो पूर्वी भाग है, इस पूर्वी मध्य भाग है, यहां पर भी अधिक जनसंख्या पाई जाती है। यहां मिनरल्स ज्यादा होते हैं, वहां भी जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। इसलिए जहां पर भी जो भी पेट्रोलियम के क्षेत्र है, चाहे वहां पर गर्मी पड़ती है, लेकिन वो प्रभावित क्या करता है? मिनरल प्रभावित वहां पर करता है। इसलिए सारे फैक्टर अलग अलग तरीके से इनको प्रभावित करते हैं। अब था या सऊदी अरेबिया की बात करेंगे, ईरान की, इराक कर, तो वहां तो गर्मी तो है, लेकिन दूसरी तरफ में तरीका में क्या है? वहां मिनरल ऑयल पाया जाता है, पेट्रोलियम पाया जाता है। पेट्रोलियम के कारण से रोजगार के लिए लोग आते हैं, इसलिए वहां पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो एक तरफ जो है एक फैक्टर प्रभावित करता है, दूसरी तरफ दूसरा फैक्टर उसको प्रभावित करता है। वहां पर मिनरल प्रभावित कर रहा है, गर्मी तो है लेकिन मिनरल है। इसी प्रकार से हरियाणा के अंदर या इंडिया के अंदर हम देखते हैं, पहाड़ी इलाका, तो जहां पहाड़ी इलाका होता है वहां पर जनसंख्या कम मिलेगी। कारण क्या है? पहाड़ी इलाके में चढ़ना उतरना बहुत ही मुश्किल है, लिविंग कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत अच्छा नहीं है। प्राकृतिक रूप से तो ठीक है, प्राकृतिक रूप से पहाड़ है, इसलिए वहां पर जो है जनसंख्या कम पाई जाती है। लेकिन जहां पर मिनरल पाए जाएंगे, जैसे हमारा खेतड़ी क्षेत्र है राजस्थान के अंदर, यहां पर्वतीय क्षेत्र है लेकिन वहां पर मिनरल ज्यादा पाए जाते हैं। इसलिए सारे, चाहे धरातल हो, जलवायु हो, मिट्टी हो, वनस्पति हो, मिनरल्स हो, ये सारे अलग अलग स्थानों से प्रभावित हमारा जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। इसलिए हमारी फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर इन फैक्टर्स का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो मैंने एक एग्जांपल दिया था फिजिकल ज्योग्राफी में पॉपुलेशन डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन का किस तरह से ये प्रभावित करते हैं जनसंख्या घनत्व और इसको। अगला पॉइंट हमारा आता है कि अब जो आता है स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल का क्षेत्र क्या है? क्षेत्र का मतलब सब्जेक्ट मैटर क्या है, इसमें किस किस क्षेत्र में इनकी पूरी हम जो है नॉलेज देते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं भौतिक भूगोल में भौतिक प्रकृति की सारी चीजों का अध्ययन इसमें किया जाता है। इसमें कौन कौन सा करा जाता है? स्थल मंडल, पूरे विश्व के जो भी स्थल हैं, धरातल है। अब यहाँ कॉन्टिनेंट्स, हमारे साथ कॉन्टिनेंट से सारे धरातल तो है, सरफेस ऑफ द अर्थ है। अब यहाँ लिथोस्फीयर है। अब इसमें यहाँ पर अलग अलग स्थानों पर पर्वत भी पाए जाते हैं, पठार भी पाए जाते हैं, मैदान भी पाए जाते हैं। ये सारे चीजों का अध्ययन हम फिजिकल ज्योग्राफी में करते हैं। इसके अलावा भी विभिन्न प्रकार की चट्टानें भी पाई जाती हैं, कहीं मेटामोर्फिक रॉक्स है, कहीं पर सेडिमेंट्री रॉक्स है, कहीं पर इग्नियस रॉक्स है। अब अलग अलग रॉक्स का अलग अलग महत्व पाया जाता है। इग्नियस रॉक्स है तो वहां पर जो है मिनरल्स ज्यादा पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स है तो मार्बल वगैरह की ज्यादा स्थिति पाई जाती है। ये सारा अध्ययन जो किस में करते हैं हम? स्थल मंडल का भौतिक भूगोल में करते हैं। इसलिए लिथोस्फीयर पहला पॉइंट होगा हमारा, स्थल मंडल का अध्ययन हमारा इसके स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में आता है, इसके क्षेत्र में आता है, सब्जेक्ट मैटर में। दूसरा हम करते हैं इसी प्रकार से शैलों की रचना कैसे होती है, ये भी इसी में शामिल करते हैं। दूसरा है जलमंडल। हमारा जलमंडल में पृथ्वी के समस्त जलीय भाग आते हैं। कौन कौन से आते हैं इसमें? इसमें हम देखेंगे महासागरीय नितल, समस्त जलीय भाग, हमारा ज्वार भाटा, लवणता, ओशन डिपॉजिट्स, सारे समुद्रों के बारे में सब कुछ आता है। तो यहां इसमें बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर, हमारा जलमंडल के बारे में आएगा। तीसरा है एटमॉस्फेयर, यहां पर वायुमंडल के बारे में आएंगे, विभिन्न प्रकार की पूरे विश्व में जलवायु, कहां पर उष्ण है, कहां पर शीतोष्ण है,
कहां पर शीत कटिबंध पाए जाते हैं और वहां पर जलवायु के कटिबंध कैसे कैसे मानव को प्रभावित करते हैं, ये वायुमंडल में देखेंगे। वायु की संरचना कैसे बनती है, वायुमंडल की संरचना कैसी है। इसी प्रकार से हम देखते हैं तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, पवनों की पेटियां, एयर मासेज एंड डिस्टर्बेंसेस। हमारे देखते हैं मानसून आते तो विभिन्न प्रकार के कभी डिस्टर्बेंसेस आते हैं, हमारा कभी इंडियन ओशन से चलते हैं तो कभी हमारा पश्चिमी विक्षोभ होता है जिसमें हमारा मेडिटेरेनियन सी ओशन है, मेडिटेरेनियन सी है, वहां से पवनें आती हैं सर्दियों के अंदर। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में हमारा जलवायु वायुमंडल जो है कैसे प्रभावित होता है, हमारी क्लाइमेटोलॉजी का भी अध्ययन इसमें जो है भौतिक भूगोल में ही करते हैं। इसी प्रकार से करते हैं हम धरातल, जलवायु और हमारा जो है जलमंडल और वायुमंडल। वायु इसके अलावा तो जैवमंडल का भी अध्ययन हम इसमें करते हैं। पृथ्वी का वह भाग जहां जीवन पाया जाता है, जहां जहां जीवन पाया जाता है उसमें क्या है, हम पानी के क्षेत्र में भी जीवन पाया जाता है, विभिन्न प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं, कभी बड़ी बड़ी मछलियां पाई जाती हैं, मध्यम प्रकार की छोटी भी पाई जाती हैं। इसके अलावा जीवन हमारा जलीय जो जीव जंतु हैं उन सभी का अध्ययन हम जो है जैव मंडल में करते हैं। इसके अलावा स्थल भाग पर पाए जाने वाले जीवों का भी अध्ययन में करते हैं। स्थल भाग में मानव भी रहता है। स्थल भाग के अंदर जो है विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, चाहे वो ऊंट हो, चाहे रेंडियर हो, चाहे हिरण हो, चाहे खरगोश हो, चाहे सांप हो, चाहे घोड़े हो या अन्य प्रकार के जीव, चाहे कुछ भी हो, सभी का अध्ययन उसमें भी किया जाता है। इसी प्रकार से हमारे वायु स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल, ये सारी चीजों में जहां पर हमारा पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इन प्रकार से हम देखते हैं हमारा सारा जो वितरण है जीवों का, पर्यावरण का अतिरिक्त जीवन और जगत कहां कहां पर पाया जाता है, इनका अध्ययन भी हम जैव मंडल में करते हैं। इसमें इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये मानव को काफी प्रभावित भी नहीं रख सकते। इसके साथ साथ देखते हैं एक डायग्राम के द्वारा भी आप सकते हैं भौतिक भूगोल के मुख्य घटकों में स्थल मंडल, यानी कि स्थल जहां जहां पे सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर जो है स्थल भाग के अंदर जो वायु कैसी कैसी है, वायुमंडल में क्लाइमेट कैसी कैसी है, ठंडे क्षेत्र कहां पर है, गर्म क्षेत्र कहां पर है और समशीतोष्ण कहां पर है, उनका वायुमंडल का अध्ययन करते हैं धरती से ऊपर। और जलमंडल का मतलब हमारे कितने ओशियंस हैं, इनमें टाइड्स कैसे आते हैं, जलमंडल का पूरा अध्ययन। और तीनों के अंदर जो है सारा ही तीनों मंडल में जहां जीव पाए जाते हैं उन सभी जीवों का अध्ययन भी जैव मंडल कहलाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के स्कोप में ये थे। इसके अलावा भी हम फिजिकल ज्योग्राफी में एक चीज का और अध्ययन करते हैं, पृथ्वी का ग्रहीय संबंध, यानी कि प्लेनेटरी लिंक्स ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की स्थिति के अंदर हम देखते हैं कौन सा ग्रह पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, कितनी जो है हमारा पृथ्वी, हमारे जो पृथ्वी और इसके अन्य ग्रह हैं 8 ग्रह हैं, ये सूर्य के चारों ओर कैसे घूमते हैं, यहाँ पर कैसी स्थिति है, हमारी दैनिक गति और वार्षिक गति के बारे में अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं हमारी ग्रेविटेशन के बारे में करते हैं, हमारी पृथ्वी की और चंद्रमा की ग्रेविटेशन कितनी कितनी है, कितनी दूरी पर कौन कौन से ग्रह हमारे पृथ्वी से दूर हैं, ये सभी चीजों का अध्ययन हम करते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं अलग अलग ग्रहों से कितनी दूरी पाई जाती है, इन सभी का हम भौतिक भूगोल में अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भौतिक भूगोल का संबंध है, हमारा जो स्कोप है, क्षेत्र है, वो सारा स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल और प्लेनेटरी लिंक्स, ये सारा अध्ययन इसमें किया जाता है। इस प्रकार से पूरे हमारा नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं और अच्छी तरह से मैं समझता हूं कि आपने अच्छी तरह से इस बारे में समझ भी लिया होगा कि जो भी प्रकृति की चीजें हैं वो सारे मानव को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकती। और हमारा स्कोप भी यही है, सारा का सारा पूरे विश्व का स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल और ग्रहों के बारे में भी अध्ययन किया जाता है।